सिद्धि आज 1 घंटा पहले छूट गई और बाहर निकली तो आदर्श के कहे अनुसार उसके लिए कैब आ चुकी थी। डोर खोलकर वह उसमें बैठने लगी कि तभी पीछे से किसी ने कलाई पकड़ ली और उसका कलेजा धक से रह गया। वह तुरंत झटके में मुड़कर देखा तो अक्षत था। अक्षत जी, आप यहाँ कैसे? बस आपसे मिलने आया हूँ। मतलब? सिद्धि जरा चौंक कर बोली। अरे नहीं, इधर काम से आया था तो सोचा भाई से मिल लेता हूँ, लेकिन तब तक आप दिख गई तो सोचा पहले आपसे ही मिल लूँ। वैसे आज आप अकेली हैं, आपकी फ्रेंड आरवी नहीं दिख रही। हाँ, ज़रा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह छुट्टी पर है। ओके, तो फिर चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन आपको तो सर से मिलना था ना, तो मिल लीजिए, मैं कैब से चली जाऊँगी। नहीं नहीं, उससे फिर बाद में कभी मिल लूँगा। चलिए आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आइए बैठिए। अब वह उसे कैसे बताएं कि आदर्श तो बहाना था, असल में मिलना उसे सिद्धि से ही था। उसने भी इनकार करना चाहा पर कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिद्धि जब तक पीछे कार का डोर खोल कर बैठती तब तक अक्षत ने आगे का डोर खोल दिया। तो सिद्धि ने एक बार उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बैठ गई। दूसरी तरफ से अक्षत भी बैठा और स्टीयरिंग थाम ली। फिर अगले ही पल कार स्टार्ट हो गई। कुछ देर तक पढ़ाई लिखाई और इधर उधर की बातें करने के बाद अक्षत ने कहा, सिद्धि, इस वीकेंड आप फ्री हैं तो साथ में कहीं बाहर चले हैं? सिद्धि ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। अरे नहीं, साथ में मतलब सिर्फ हम दोनों नहीं, आदर्श भाई और आरवी को भी बुला लेते हैं। हमारी बातचीत हुई थी इस टॉपिक पर। हाँ, पर इस वीकेंड मुझे ज़रा काम है, कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। ठीक है, वीकेंड नहीं तो वीकडेज ही सही। क्या मतलब? देखिए ना, सामने कैफ़े है, आइए ना, एक एक कॉफ़ी हो जाए। अभी? हाँ तो क्या हो गया, आप भी स्टूडेंट हैं और मैं भी। देर रात तक जागकर पढ़ाई करता हूँ तो रात में कॉफ़ी पीने की आदत है, तो चलिए पी लेते हैं। पर मुझे नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी एक दिन पीने से कुछ नहीं होता। तो सिद्धि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया हाँ में और दोनों कैफ़े में जाकर बैठ गए। अक्षत कॉफ़ी ऑर्डर करने लगा तो उसने सिद्धि से पूछा, आपको कुछ खाना भी है? पर उसने मना कर दिया और जब तक कॉफ़ी आता तब तक दोनों बातें करने लगे। तब कैसा चल रहा है आपका आजकल का रूटीन? बहुत ही ज़्यादा व्यस्त। आरवी की तबीयत ठीक नहीं थी तो हफ्ते भर से कॉलेज नहीं गई। उसका भी प्रोजेक्ट, नोट्स सब मुझे ही करना पड़ा, फिर ऑफिस भी आना। मेरा भी रूटीन कुछ यूँ ही टाइट है। हाँ, वैसे भी आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो रहेगा ही। वह तो ठीक है, लेकिन पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा है। मतलब ये कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जी उचाट सा हो गया है। पढ़ने बैठो तो ध्यान कहीं और जाता है, रात को ठीक से नींद नहीं आती। आपको पता है कि क्या हो रहा है मुझे? सिद्धि मुस्कुराई और कहा, मेडिकल के स्टूडेंट तो आप हैं, डॉक्टरी आप कर रहे हैं, तो आपको पता होगा शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। तब तक उनकी कॉफ़ी आ गई और दोनों पीने लगे। कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। तभी अचानक अक्षत ने हाथ बढ़ाकर कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसके इस तरह अचानक कहने से सिद्धि शक पका गई पहले। फिर अक्षत ने कहा, दोस्त बन सकते हैं क्या? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मुझे कॉलेज और जॉब दोनों हैं। तो ज़्यादा समय कौन मांग रहा है? मुझे भी तो पढ़ाई करनी है। लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं तो सप्ताह में कुछ घंटे भी नहीं तो कुछ मिनट के लिए समय तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, कोशिश रहेगी। फिर दोनों ने कॉफ़ी फिनिश किया और सीधी पेमेंट करने लगे तो अक्षत ने उसकी कलाई पकड़ ली। आप रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। तो सिद्धि भी आगे कुछ नहीं बोली और बाहर आकर कार में बैठकर दोनों निकल गए। इधर आरवी कमरे से निकली तो दादी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, बेटा वह कौन था जिसके साथ आप ऑफिस गई? आरवी का कलेजा धक से रह गया। इसका मतलब दादी ने देख लिया।
अब क्या जवाब दूँ? दादी, वह तो ड्राइवर था, मुझे ऑफिस से लेने आया था। अच्छा, तो फिर आप उसके गले क्यों लगे थे? सुनकर आरवी चौंक गई और दादी से नज़र मिलाने के बजाय बगल झांकने लगी। क्या हुआ, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं? कुछ छुपा रही हैं? अरे बेटा, अगर आप गलत नहीं हैं तो मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर गलत हैं भी तो क्या हो गया? मैं दादी हूँ और आप मेरी पोती, और हम दोनों की लाइफ में एक दूसरे के अलावा कोई तीसरा तो है नहीं। फिर तो हमें एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करना है। देखिए बेटा, अगर वह आपको अच्छा लगता है और सही होगा तो भी मैं आपका साथ दूंगी, अगर वह गलत है तो भी मैं आपका साथ दूंगी कि कैसे बच कर रहिए, सुरक्षित रहिए। पर इतना निश्चिंत रहिए कि मेरी बच्ची, मैं आपके बारे में गलत नहीं सोचूंगी, मैं गलत सलाह नहीं दूंगी। दादी की बातें सुनकर आरवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जिस तरह आप उसके गले लगी थी, यह देखकर पता तो चल गया कि आप उन्हें अच्छी तरह से जानती हैं। पर क्या मैं जान सकती हूँ वह कौन है और आप उसे कैसे जानती हैं, कब से जानती हैं? आरवी की आंखों में आंसू आ गए। सॉरी दादी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी किस लिए बेटा? मुझे तो अच्छा लगा कि आपने कम से कम दोस्त तो बनाए, और मैं तो इसलिए पूछ लिया ताकि जान सकूँ कि वह कौन है, और कुछ नहीं। अगर आप फ़िलहाल नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, खाना खाकर आराम कीजिए। जब आपको सहज लगे बताने में फिर बता दीजिएगा। नहीं दादी, आप सुन लीजिए, मुझे पहले ही बताना चाहिए था, पर अब और देर नहीं करूँगी। यह बॉस हैं जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ के। फिर आरवी ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें बता दी। दादी ने सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटा, पर क्या वह आपको अच्छा लगता है? मतलब आप पसंद करती हैं उन्हें? दादी, वह मुझे अच्छे तो लगते हैं, उनकी हरकतें और बातें भी, और इतने दिनों में उनकी कोई बातें या उनका व्यवहार बिल्कुल भी मुझे गलत नहीं लगा। जब मैं उनके पास जाती हूँ, गले लगती हूँ, तो मुझे असहज नहीं लगता, बल्कि सुकून मिलता है मुझे, और उसका साथ अच्छा लगता है। पर मैंने अभी तक ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है। अगर आपको अच्छा लगता है उसके साथ बात करना, उसके करीब दिल की बात बताने में फिर कैसी हर्ज? नहीं दादी, मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। सोच समझकर, अच्छे से जांच परख कर, और जब तक मुझे तसल्ली नहीं मिल जाएगी तब तक नहीं बोलूँगी मैं कुछ भी। दादी मुस्कुराने लगे। बहुत अच्छी मेरी बच्ची, जो गलती मैंने कर दी वह तुम मत करना, मन में बोली, और फिर पोती से कहा, ठीक है बेटा, आपको जो ठीक लगे कीजिए, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो करेंगी, जो डिसीजन लेंगी वह अच्छा ही रहेगा और मेरा पूरा साथ रहेगा। परंतु हाँ, इन सब के चक्कर में पढ़ाई पर से फोकस नहीं हटना चाहिए। आपने जो लक्ष्य तय किया है उसे भी पूरा करना ज़रूरी है, तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। जी दादी, बिल्कुल, बोलकर आरवी दादी के गले लग गई और धीरे से कहा, सॉरी दादी। सॉरी किस लिए बेटा? प्यार करना कोई गुनाह है थोड़ी ना है। नहीं दादी, आपसे छुपाने के लिए। नहीं बेटा, इसे छुपाना नहीं कहते। मैंने पूछा तो आपने बता दिया ना। वैसे मुझे थोड़ा लग रहा था पिछले कुछ दिनों से जो आपने में अचानक बदलाव आया है, तो मुझे कुछ कुछ एहसास हो रहा था, पर आज हमारी नज़र में आ ही गई, इसलिए पूछ लिया। आप यह मत सोचना कि मैं आपके पीछे लगी हूँ या आप पर नज़र रख रही हूँ। नहीं दादी, यह तो आपका हक है। तो फिर ठीक है, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, हम दोनों दादी पोती एक साथ डिनर कर लेते हैं। और आरवी झटपट फ्रेश होकर निकली, दादी के साथ डिनर करने लगे और मन ही मन सोचने लगे, कल कुछ अच्छा सा लंच बनाकर ले जाऊंगी आदर्श के लिए। इधर आदर्श अपने घर पहुंचा, कार पार्किंग में लगाया और फिर घर के अंदर जाते ही मम्मी को आवाज़ देने लगा, तो सामने मम्मी पापा सोफ़ा पर बैठे बातें करते दिखे। वाह पापा, कब आए आप? अभी कुछ देर पहले आया हूँ। तुम बताओ कैसा रहा आज का काम? बढ़िया था पापा। वैसे मम्मा, आज क्या आप लग रही हैं, बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना है।
हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सालों बाद मैं पंजाबी ड्रेस पहनी हूँ। कितना प्यारा लग रहा है, देखो ना। कहाँ से शॉपिंग किया? किस डिज़ाइनर से बनवाया है आपने? क्यों इतना पूछताछ कर रहा है? मेरी बहू को गिफ्ट करना है क्या? आदर्श झेंप गया और बोला, नहीं पापा, वाकई अच्छा लग रहा है इसलिए पूछ लिया। वह बोल तो दिया लेकिन मन ही मन पंजाबी ड्रेस में आरवी को इमेजिन करने लगा। तभी दीपा जी ने कहा, यह ड्रेस डिजाइनर हेमा जी ने बनाया है। कौन है यह डिजाइनर? कभी नाम नहीं सुना मैंने। नई आई है मार्केट में। अगर आपको ही बनवाना है बहू के लिए तो बनवा लेना। सोचेंगे, फ़िलहाल डिनर करते हैं। बोलकर तीनों ने डिनर किया और अपने अपने कमरे में गए। और कमरे में आकर बेड पर लेटते ही आदर्श एक बार फिर आरवी के बारे में सोचने लगा। वह दिल्ली गया तो लेकिन आरवी के बारे में पूरा खोज खबर रखता था और जब पता चला कि उसे फीवर हो गया है तो उसने तुरंत फ़ोन किया, पर फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो न जाने उसे एक अनजान डर और बेचैनी की वजह से वापस 2 दिन में ही काम ख़त्म कर लौट आया और घर से ही काम करने लगा। साथ में आरवी के बारे में भी खोज खबर लेता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह किसी से डर रही है, लेकिन किससे यह पता नहीं चला। और आज आरवी का डर देखकर आदर्श को पक्का यकीन हो गया था कि उसे किसी का डर तो है, कोई बैठा है डर मन में, लेकिन किसका? यही सच्चाई उगलवाने के लिए वह आरवी के साथ सख्त हो रहा था, पर उसने मुंह नहीं खोला। अगली सुबह अलार्म की आवाज़ सुनकर आरवी की आँख खुली और अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठी तो मोबाइल पर आदर्श का मैसेज था, गुड मॉर्निंग जान। अगर समय से उठ गई तो अपना काम ख़त्म करना, मेरे लिए कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं, उसमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अपना नोट्स खुद बनाओगी तुम और समय से कॉलेज के लिए बाहर आओ। मैं तुम्हारे घर के पीछे वाले रास्ते पर वेट करूँगा। आज मैं तुम्हें कॉलेज लेकर जाऊँगा। मैसेज पढ़ने के बाद आरवी को यकीन नहीं हुआ। वह आंखें फाड़ कर कई बार मैसेज को पढ़ा। नाम भी देखा तो बाबू के नाम से मैसेज आया था, मतलब मैसेज आदर्श ने ही किया था। पर उसे कैसे पता चला कि मैं रात में यह सोच रही थी उनके लिए कुछ अच्छा बनाने के बारे में। ओ गॉड, यह क्या इंसान है। वह रिप्लाई करने लगी, तभी फिर मैसेज आया, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दोगी अभी तुम तो भी चलेगा, बस अपना काम ऑन टाइम करो। और हाँ, मैं तुम्हारे घर के पीछे समय से आ जाऊँगा क्योंकि कल शायद तुम्हारी दादी ने देख लिया था। वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है उनके पता चलने से, बस आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए बोला मैंने। अब चलो, मेरे मैसेज का रिप्लाई मत करो, अपना काम चुपचाप करो और जल्दी मिलो, फिर मिलकर बात कर लेंगे, जो भी बात होगी। आरवी कंबल फेंकते हुए बेड से कूद पड़ी और स्लीपर पहनकर झट से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गई और कुछ ही देर में रेडी होकर बाहर निकली। उसने वाइट कलर की शर्ट और नीचे एक डेनिम जीन्स पहन लिया। वह रसोई की तरफ जाने लगी तब तक दादी ने टिफ़िन बना दिया था। वह बैग में डाली और सैंडल पहनते हुए निकल गई। दादी पीछे से देखकर मुस्कुराती रही, अरे बेटा, आज आप कॉलेज जा रही हैं तो सिद्धि को बता दीजिए ना, आप दोनों साथ में चले जाइएगा। हाँ दादी, मैं मैसेज कर देती हूँ, बोलते हुए वह तुरंत बाहर निकली और सीधे अपने घर के पीछे की तरफ वाले रास्ते पर गई तो देखा आदर्श ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट पहने खड़ा था। इसमें भी वह काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। वह तेज़ी से बढ़कर पास गई। आदर्श ने देखा फिर भी नज़र झुकाए रहा। आप यहाँ क्यों आए हैं सर? मैसेज तो क्या था, उसमें क्या लिखा है? पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया कि आज मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूँगा। हाँ, लेकिन आप क्यों कॉलेज आएंगे? मैं सिद्धि के साथ चले जाऊँगी और मैंने कहा ना, अब मैं एक भी दिन कॉलेज मिस नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। पर हाँ, मैं तो आपके प्रिंसिपल से शिकायत करने जा रहा हूँ। क्या शिकायत करने? कैसी शिकायत? कि आप अपना काम दोस्तों से करवाती हैं तो आपका नोट्स प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ना करें। अब समझ में आ गई बातें,
तो चलो बैठो चुपचाप। आरवी सुनकर चौंक गई और कार में बैठ गई। फिर उसे गौर से देखने लगे। ऐसे क्या देख रही हैं आप? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? प्लीज़ आप मत कहिए ना, मैं प्रोफेसर और प्रिंसिपल के गुड बुक में आती हूँ। मेरा नाम खराब हो जाएगा प्लीज़। मैं अब अपना बनाया हुआ नोट सबमिट करूँगी, तो प्लीज़ मत कहिए ना। ठीक है, नहीं कहूँगा। पर यह बताओ, तुम इतना दिन कॉलेज क्यों मिस किया? कहाँ न तबीयत ठीक नहीं थी। आरवी अब आदर्श के गले से झूल गई थी। मेरे सिर पर लिखा है क्या कि मैं पागल दिख रहा हूँ? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। तो फिर? बस यूं ही तबीयत ठीक नहीं थी, कहाँ न और कितनी बार कहूँ, बोलकर आरवी उसके गालों को होठों से छू लिया। यह सब करके मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं, सच्ची बोल रही हूँ। आज के बाद कभी कॉलेज नहीं मिस करूँगी और ना ही ऑफिस आना छोड़ूंगी। अब मान जाइए ना। तो आदर्श मुस्कुराने लगा और उसे कॉलेज के बाहर ड्रॉप किया और कहा, कॉलेज से निकलते समय कार आएगी तो आप दोनों आ जाना साथ में। ठीक है। वह कैंपस के अंदर जाने लगी, तभी सिद्धि ऑटो से उतरी और उसे देखते ही पीछे से एक मुक्का मारा। क्या रे, तुम्हें जीजू के साथ आना था तो बोल देती, कम से कम मेरा समय तो बच जाता। दादी ने फ़ोन किया कि तुम भी आज से कॉलेज जाओगे, तो मैं कितना देर तक तुम्हारा वेट करती रही रास्ते में। अरे मैं मैसेज करने वाली थी लेकिन दिमाग से निकल गया। और आदर्श सर ने सुबह सुबह मैसेज कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी में याद नहीं रहा, निकल गया दिमाग से। सॉरी यार। और फिर दोनों हंसते हुए बातें करते हुए कॉलेज गई, अपना क्लास अटेंड किया और बाहर निकले तो फिर से कार आ चुकी थी। दोनों उसमें बैठी और अपने ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में आरवी ने उसे कल वाली सारी बातें बता दी और यह भी बता दिया कि उसका सेटअप आदर्श के केबिन में ही लग गया है और वह वहीं बैठकर काम करती है। सिद्धि ने अपने कंधे से उसे मारते हुए कहा, ओह हाउ पॉजेसिव। और उस दिन उसने अपना काम ख़त्म किया। फिर 9 बजे निकलने लगे। तभी आदर्श ने कहा, समय नहीं हुआ है आपका जाने का, भूल गई आपको ओवर टाइम करना पड़ता है। जी सर, बोलकर वापस काम में लग गई। इधर 9 बजे सिद्धि निकल गई, लेकिन आरवी काम करती ही रही। 10 बजे वह उठी और आदर्श की तरफ देखा तो उसने कहा, मुझे काम ज़्यादा है, तुम कैब से निकल जाओ, आज मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा। जी ठीक है सर। फिर वह केबिन से बाहर निकली। बाहर तो आदर्श भी साथ में आया और ड्राइवर को कुछ इशारे में कहा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। आरवी जब कार में बैठने लगी तो आदर्श ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आराम से जाना, घबराना मत। उसने भी हाँ में सिर हिलाया और कैब में बैठ गई और कुछ देर बाद कैब स्टार्ट हो गई और उसके जस्ट पीछे आदर्श अपने कार से निकला। आदर्श के कहे अनुसार ड्राइवर ने उसके घर से 10 मिनट पहले छोड़ दिया। आरवी घबरा गई। अरे आप यहाँ कार क्यों रोक दी? मैं इतनी दूर कैसे जाऊँगी? कहाँ ज़्यादा दूर है मैडम, चले जाइए ना, मुझे घर जाना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, मैं चले जाती हूँ, बोलकर वह उतरी और चारों तरफ देखते हुए तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगी। जब कोई नहीं दिखा तो उसने राहत की सांस ली और तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। अचानक ही उसे किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, जान, मुझे ढूंढ रही हो ना? देखो मैं आ गया। मैंने देखा कल तुम्हारी बेचैनी, इसलिए मैं आ गया तुम्हें लेने के लिए। हमेशा के लिए यहाँ से दूर ले जाने आया हूँ मैं। डर के मारे आरवी के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। वह जब तक कुछ बोलती तब तक उसने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। रात के 10:30 बज रहे थे। जिस एरिया में वह रहते थे वह रास्ता अब तक सुनसान सा हो गया था। वह उसे जैसे ही अपनी तरफ खींचा तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अरे अरे, बहुत नाजुक है वो, इतनी ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, चलो मैं भी हेल्प करता हूँ तुम्हारी। उस युवक ने तुरंत पलट कर देखा तो जीन्स और ब्लैक हुडी पहने एक युवक था
जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अब उस युवक ने एक हाथ से आरवी की कलाई पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके चेस्ट पर धक्का देते हुए कहा, कौन है बे? चल हट रास्ते से, यह मेरी। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर जर चुका था। आरवी की कलाई छूट गई, मुंह से खून निकल आया और दर्द से छटपटा गया। आरवी भी उसे पहचान नहीं सकी और डर के मारे आवाज़ गले में रह गई। उस युवक ने अब आरवी का हाथ पकड़ खींचा। आरवी अपना हाथ छुड़ाते हुए ना में सिर हिलाने लगी तो उसने अपना हुडी पीछे किया। सामने आदर्श को देखकर उसकी जान में जान आई, पर जोर से सुबकने भी लगी। आदर्श ने उसे तुरंत अपने पीछे कर लिया और कहा, मैं कौन हूँ यह जानना तेरी हैसियत से बाहर है, फिर भी बता देता हूँ, तेरा बाप हूँ मैं। जब तक उस युवक ने फिर कहा, वह मेरी है। इतना ही कहा कि आदर्श ने उसे ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका पीछा करने की, उसे परेशान करने और उसे हाथ लगाने की? वह ना बोल रही है तो इसका मतलब ना है, यह समझ नहीं आ रही तुम्हें? वह युवक काफ़ी हाथ पैर चला रहा था, लेकिन उसके सामने टिक नहीं पाया और वहीं ज़मीन पर लुढ़क गया। आदर्श अभी भी पैर से लगातार मार रहा था। उसका मारना आरवी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं सर, प्लीज़ छोड़ दीजिए, वह मर जाएगा। छोड़ दीजिए सर, प्लीज़। आदर्श ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। हल्के स्ट्रीट लाइट में वह काफ़ी अग्रेसिव और गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें ऐसी लाल हो चुकी थी मानो खून उतर आया हो। मुंह बंद रखो अपना, और तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। आरवी डर से कांप गई और पीछे हट गई। रोड पर गिरा हुआ उस युवक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं इसके पीछे नहीं आऊँगा अब कभी। लेकिन जब उसने मना किया तो फिर आया क्यों? गलती हो गई, पर अब नहीं आऊँगा। आदर्श ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और कुछ देर में पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। अब आदर्श बेहद गुस्से में आरवी की तरफ मुड़ा और उसकी कलाई पकड़कर अपने कार में खींच लिया। अब तक आरवी की हिचकियाँ बंध चुकी थी। आदर्श ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी हाइट छोटी है तो क्या दिमाग भी छोटा है? थोड़ी भी बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास? इतना क्यों डर रही थी? तुम्हारे पास जो सुविधाएं हैं उसे यूज क्यों नहीं किया? बस आंसू बहाना और डरना आता है और कुछ नहीं। आरवी कुछ नहीं बोली, बस उसके सीने से लग गई। आदर्श का गुस्सा तुरंत ठंडा हो गया। अपनी बाहें उसके पीठ पर कस दिए और दूसरे हाथ से सिर सहलाने लगा। कुछ देर बाद उसे खुद से अलग किया और पानी का बोतल उसके मुंह से लगा दिया। फिर अपना रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कौन था वो और कब से परेशान कर रहा है आपको? आदर्श ने उसे कार में खींचकर बिठा दिया और उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया और बेहद नाराज़गी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी हाइट छोटी होने के साथ दिमाग भी छोटा है क्या? अरे विरोध करना नहीं जानती हो क्या? तुम्हारे पास जो सुविधाएं हैं उसका यूज क्यों नहीं किया? फ़ोन तो है ना, किसी को भी कॉल कर सकती हो, किसी और को नहीं तो पुलिस को फ़ोन कर ही सकती हो। इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें? अरे मुंबई जैसे शहर में रह रही हो तुम, जहाँ एक कॉल पर तुम्हें सेफ्टी मिल सकती है। आरवी कुछ नहीं बोली, बस आंसू भरी आंखों से उसे एकटक देख रही थी। आदर्श ने फिर गुस्से में कहा, मुझे यह आंसू नहीं आंसर चाहिए। आंसू बहाना के अलावा कुछ और नहीं आता है तुम्हें? आरवी ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसके सीने से लग गई और उसके पीठ पर अपनी बाहें कस दी और सिसकने लगी। उसके प्यार में दीवाना आदर्श को यही तो बर्दाश्त नहीं होता था, उसका रोना, उसकी आंखों में आंसू आना। सो सीने से लगते ही उसका गुस्सा एक पल में गायब हो गया। वह भी अपनी बाह उसके पीठ पर कस लिया और उसका सिर सहलाने लगा। कुछ देर तक यूं ही दोनों एक दूसरे को थामे रहे। फिर आदर्श ने ज़रा प्यार से कहा, सर उठाओ अपना। लेकिन आरवी ने अपना सिर नहीं उठाया। तो आदर्श ने फिर कहा। तब आरवी ज़रा चिढ़कर बोली, नहीं उठाऊंगी। आप प्यार कम करते हो और डांटते ज़्यादा हो, तो मैं सिर नहीं उठाऊंगी, वरना फिर गुस्सा करोगे आप।
आरवी की बातें सुनकर आदर्श को एहसास हुआ कि वह शायद ज़्यादा नाराज़ हो गया। उसे बहुत बुरा लगा, अफसोस होने लगा। फिर उसके बालों से खेलते हुए कहा, अच्छा तो यह आपकी शिकायत है? ठीक है, चलिए आपकी शिकायत दूर कर देता हूँ। बोलकर आदर्श उसे खुद से दूर किया और रुमाल से उसके आंसू पोंछ दिए। आरवी ने अब तक रोना बंद कर दिया था, पर हिचकी अभी भी ले रही थी। तो आदर्श ने पानी का बोतल खोलकर उसके मुंह से लगा दिया। आरवी ने पानी पिया और आदर्श की तरफ एकटक देखने लगी। तो उसने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और खुद के बेहद करीब कर लिया, इतना करीब कि दोनों की सांस एक दूसरे से टकरा रही थी। आदर्श बेहद इंटेंसिटी से उसके आंखों में देख रहा था और आरवी का कलेजा बेतहाशा धड़क रहा था। आदर्श उसके चेहरे पर झुका तो आरवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। आदर्श ने उसे देखा तो मुस्कुराया और हौले से माथे को चूम लिया। फिर दोनों आँखों को और दोनों गालों को भी बारी बारी चूम लिया। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे मेरी जान, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें डांटना तो दूर, डांटने के बारे में सोच भी नहीं सकता, पर तुम बहुत सीधी हो, बहुत भोली, और दुनिया आपके जैसी सीधी नहीं है। बहुत जालिम है ये दुनिया, और ख़ासकर आप जैसे सीधे लोगों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही। तो यहाँ जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बनिए कि जीवन में आने वाले अपने प्रॉब्लम का आसानी से सामना कर सके। उसका सॉल्यूशन के लिए दूसरे की तरफ उम्मीद से ना देखें, निर्भर ना रहे। देखिए ना, वह आदमी न जाने कब से आपको परेशान कर रहा था और आप उसका सामना करने के बजाय इतना डर रही थी कि कॉलेज ऑफिस सब बंद कर दिया जाना, और आप मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं आपको छोड़ने आऊँगा। इस तरह भला खुद को सेफ रखेंगी, आप सुरक्षित रखेंगी? आदर्श उसकी आंखों में देखकर बहुत प्यार से बोल रहा था और आरवी भी बड़े गौर से सुन रही थी। वैसे कौन है वह और कब से परेशान कर रहा है आपको? पिछले 2 साल से। जिस कैफ़े में मैं काम करती थी वहीं वह भी काम करता था। काम के दौरान हमारी कभी कभी बातचीत हो जाती थी नॉर्मली तौर पर वह बहुत फ़नी बातें करता था। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती थी, तो उससे बात करना मुझे भी अच्छा लग रहा था, पर वह मेरी बातों को सामान्य तरीके से नहीं लिया। धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा, मेरे बारे में, परिवार के बारे में पूछने लगा। पढ़ाई लिखाई से लेकर घर परिवार के बारे में बातें होने लगी। मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था, तो मैंने अपने घर के बारे में सब बातें बता दी, और यही सबसे मेरी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अचानक ही कुछ दिनों बाद उसका व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह अक्सर मुझसे अकेले में मिलने की कोशिश करता, बात करने की फिराक में रहता। जब मैं निकलती तभी वह भी निकलता। मेरे कैफ़े जाने के समय वह भी कोशिश करता आने की, और जब भी अकेला पाता तो ऊट पटांग बातें और हरकतें करने लगता। मुझे समझ तो आ गई, पर मैं ज़रा सतर्क रहने लगी, उससे बात करना कम कर दिया। पर एक दिन मुझे उसने कहा कि मैं उसे अच्छी लगती हूँ, प्यार करता है मुझसे। मैं पीछे हट गई, यह कहकर कि इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, और मैं अभी पढ़ाई करती हूँ। मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वह पूरा करना है मुझे अभी। पर मेरा इनकार वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह बेहद चिढ़ गया, नाराज़ हो गया, अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करने लगा। तो तुमने इसकी शिकायत कैफ़े मैनेजर से क्यों नहीं किया? हमेशा से ऐसी ही डरपोक हो क्या? विरोध क्यों नहीं किया? आदर्श ने अपने तेवर के साथ बीच में ही टोक दिया। तो आरवी फिर चिढ़ गई, आपने पूरी बात सुनी पहले, बीच में क्यों बोल दिया? और मैं हमेशा से डरपोक नहीं हूँ। मैं पढ़ने लिखने से लेकर बाकी हर चीज़ में बहुत होशियार के साथ मजबूत रही हूँ। स्कूल में भी इतना भेदभाव हुआ तो भी मेरे दिल पर इतना बुरा असर नहीं हुआ, लेकिन जब काम के दौरान उस युवक से मिली तो भी इतना डर नहीं लगा, और मैंने इसका कंप्लेंट भी किया तो मैनेजर ने उसे बहुत डांटा फटकारा और कहा, या तो चुपचाप अपना काम करो या नहीं तो निकाल दूंगा। और दोबारा ऐसी कंप्लेंट आई
तो फिर पुलिस के हवाले भी कर दूँगा। तब वह आकर मुझे सॉरी बोला, अपनी गलती स्वीकार कर ली और फिर से सामान्य तरीके से काम करने लगा और मैं भी अपना काम करने लगी। वह कुछ बोलता या पूछता तो मैं उसका जवाब देने से अक्सर इनकार करती, लेकिन हम दोनों एक ही जगह काम कर रहे थे तो काम से रिलेटेड जो सवाल पूछता, जो बातें होती तो मैं थोड़ी बहुत बात कर लेती थी, जवाब दे देती थी। वह कुछ दिनों तक तो शांत रहा, काम करता रहा। धीरे धीरे मुझे भी यकीन हो गया कि यह सुधर गया है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और एक दिन जब मैं कैफ़े से घर जा रही थी तो अचानक ही अंधेरे रास्ते में कहीं से वह आया और मेरी कलाई पकड़ ली और फिर वही बातें करने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और मैं फिर इनकार करने लगी और जब उसकी बात नहीं मानी और उसका विरोध करने के लिए हाथ उठाया पर बोलकर आरवी सिसकने लगी तो आदर्श का कलेजा धक से रह गया। पर क्या आरू? पर उसने मुझे बुरी तरीके से दबोच लिया। सुनते ही आदर्श के माथे पर बल पड़ गया तो आरवी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं सोना, आप कुछ ज़्यादा मत सोचना। आई एम प्योर मीन्स आई एम वर्जिन। शट अप जान, आपको क्या लगता है कि मेरी सोच इतनी छोटी है? मैं आपको इस शर्त से प्यार करता हूँ कि आप वर्जिन हैं या नहीं। अरे आप मुझे पहली नज़र में अच्छी लगी, मेरा पहला प्यार हो और आखिरी भी। अब तुम जैसी भी हो, जो भी हो, मुझे दिल से स्वीकार है और पीछे नहीं हटूँगा, मतलब नहीं हटूँगा। और मैं तो टेंशन में इसलिए आ गया कि आप कैसे बची फिर उससे। तब आरवी ने सुकून की सांस ली और फिर बोली, हाँ, और कहा, सीधे सीधे मान जाओ वरना ऐसा गायब करवा दूंगा कि फिर कभी किसी को मिलोगे भी नहीं और कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। वैसे भी घर में है कौन तुम्हारा जो तुम्हें ढूंढने जाएगा। अगर तुम्हारी दादी आई भी तो ऐसी बातें फैलाऊंगा, कहूँगा कि तुम्हारी दादी भी मान जाएगी कि तुम ही गलत हो। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत डर गई। फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा कि तुम्हारी शिकायत करूँगी, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन संयोगवश तभी कैफ़े के मैनेजर संजय सर जा रहे थे और उन्होंने देख लिया और जब तक वह अपनी कार से बाहर निकल कर आते वह तुरंत वहाँ से भाग गया। लेकिन जाते जाते उसने मुझे घूर कर देखा और पता नहीं कहाँ गायब हो गया और उसके बाद तो वो नहीं आया। मैनेजर ने भी अपने तरीके से काफ़ी पता लगाई पर उसका कहीं पता नहीं चला। तब उन्होंने मुझे समझाया बुझाया और अपना काम करने के लिए कहा। कुछ दिनों तक मेरे मन में डर बैठा रहा पर धीरे धीरे मैं भी इस बात को लगभग भूल गई और अपना काम करने लगी। पर इसका असर कहीं न कहीं दिमाग पर रह गया। अब मैं किसी अनजान व्यक्ति से घुलने मिलने और बात करने से कतराने लगी। किसी अनजान व्यक्ति से मिलने में, अपनी बात कहने में मुश्किल होने लगे। पर फिर भी मैं कॉलेज जा रही थी, काम कर रही थी। पर वही कुछ दिनों पहले फिर वापस आकर मुझे डराने लगा, वही हरकतें सब करने लगा। मैं सच कहती हूँ, मैं इन सब का विरोध करना चाहती हूँ, कैसे विरोध करूँ यह भी जानती हूँ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो ख़त्म हुआ तो फिर वह बन नहीं पाया है। लड़ाई झगड़ा देखकर यह सुनकर घबराहट सी होने लगती है, आँखों में आंसू आ जाता है। मुझे आपसे मिलना, बात करना, आपके करीब आना अच्छा लगता है, पर फिर भी अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाती हूँ मैं। और इसलिए आपका विश्वास दिलाने के बाद भी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। बोलते हुए आरवी ने नज़र झुका ली तो आदर्श ने वापस उसे सीने से लगा लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि अब तक उसने आरवी को हर बात पर कितना डांटा, कितना सुनाता था। कुछ देर तक यूं ही रहने के बाद आदर्श ने उसे खुद से दूर किया और कहा, मेरा पास आना, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है और मैं कैसा लगता हूँ आपको? आप अच्छे लगते हैं तभी तो आपकी बातें और हरकतें अच्छी लगती है। कितनी अच्छी लगती है, कभी बताएंगी? मन में जो भी है वह मेरे कानों से होकर मेरे दिल तक कब पहुँचेगी? बहुत जल्द। आपने अपने मुंह से अब तक मेरा नाम तो लिया नहीं और अपने दिल की बात बताती हैं।
आरवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपका नाम नहीं लूँगी। पर क्यों? ऐसा मैंने तो सुना है कि पति का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपका पति थोड़ी ना हूँ। अभी नहीं है, पर फ्यूचर पति ज़रूर हैं। अब आप सिर्फ मेरे हैं, किसी और के नहीं हो सकते और नहीं होने दूंगी मैं। बोलकर आरवी आदर्श के हुडी में अपना चेहरा छुपाने लगी, तो आदर्श ने भी हंसते हुए उसे बाहों में समेट लिया। फ्यूचर का सोचती हो, लेकिन फ़िलहाल दिल में जो है वह होठों पर आने में इतनी मुश्किलें क्यों? वह दिन भी बहुत जल्दी आएगा, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। दी, बहुत मोहलत दी, जितना आपको चाहिए उतना। वैसे एक बात बताइए, क्या यह बातें आपकी दादी को पता है? नहीं, मैंने नहीं बताया, लेकिन जब मुझ में अचानक ही बहुत परिवर्तन होने लगे तो दादी ने नोटिस किया और मुझसे पूछा। फिर मैंने डरते डरते सब बता दिया, तो दादी ने काम छोड़ देने के लिए कहा और मैं काम छोड़ने के लिए तैयार भी हो गई। लेकिन मैनेजर संजय सर ने दादी को बहुत समझाया, तो दादी मान गई और मैं एक बार फिर से काम करने लगी। आदर्श ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया और कहा, अब की बार उसका परमानेंट इलाज होगा। अब आपको तो क्या, फिर कभी किसी लड़की को परेशान करने या नज़र उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। आरवी ने एक निश्चित की गहरी सांस ली और आदर्श का चेहरा थामते हुए कहा, सोना, आप बहुत अच्छे हैं। जो क्वालिटी मैं अपने पार्टनर में ढूंढना चाह रही थी, देखना चाह रही थी, वह सब है आप में। एक शब्द में कहूँ तो परफेक्ट। यह लुभावनी बातें मत करो, जो बातें करनी चाहिए वह तो करती नहीं हो। कहा तो बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। कोई बात नहीं, चलेगा। आपको जितना वक्त चाहिए उतना लीजिए। जब पूरी तरह से आपको मुझ पर भरोसा हो जाए फिर आप आगे बढ़ना, पर हाँ, मुझे प्यार करने से मत रोकना। बोलते हुए उसने आरवी का चेहरा अपने करीब किया, तो आरवी ने आदर्श के गर्दन में अपनी बाँह फंसा दी और उसका सिर झुकाकर दोनों गालों को बारी बारी चूम लिया। आदर्श का तन मन गुदगुदा गया। आरवी वापस उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, सोना, वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं डर की वजह से कॉलेज और ऑफिस नहीं जा रही हूँ, तबीयत ख़राब का बहाना कर रही हूँ? मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है जान। शायद आप भूल गई हो कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है। और जब आप बीमार हुई थी और जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करने आए थे वह मैंने ही भेजे थे। क्या? वाकई? हाँ, वाकई। और उसी ने कहा कि आप डर रही हो, किसी बात का बहुत स्ट्रेस ले रही हो। वैसे अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, किसी से भी नहीं। हिम्मत से काम लीजिए और मैं आपके पीछे हूँ। पूरी छूट है आपको, जो करना है कीजिए। आपके पीछे हूँ, आपकी ढाल बनकर। जब आपको मेरी ज़रूरत होगी आप मुझे अपने साथ पाएंगी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। आरवी की आंखें झिलमिलाने लगी। फिर आप रोने लगी? मना किया ना? नहीं, यह खुशी के आंसू है। फिर ठीक है। वैसे कुछ खाना है? भूख तो लग गई होगी अब तक। हाँ, लग तो गई है, लेकिन अब घर जाकर ही खाऊंगी। दादी इंतज़ार करती रहती है। अच्छा ठीक है, एक एक आइसक्रीम हो जाए। नहीं, ऑलरेडी 11 बज रहे हैं, बहुत देर हो जाएगी। कल से कॉलेज और ऑफिस भी जाना है। बिल्कुल। नाउ यू आर वेरी गुड गर्ल। और घर चलिए, देर रात हो रही है, वरना परेशान हो जाएंगी दादी। तो आरवी ने हाँ में सिर हिलाया। अगले ही पल आदर्श ने कार की स्टीयरिंग थामी, तो आरवी उसके कंधे पर सिर रखने लगी, तो आदर्श ने उसे अपने गोद में लिटा लिया। आरवी भी बच्चों की भांति उसके सीने से चिपक गई और आदर्श ने अगले ही पल एफएम ऑन कर दिया। वहाँ एक बहुत प्यारा सा गाना बज रहा था, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। इधर दादी बार बार समय देख रही थी और जी घबरा रहा था। एक दो बार उन्होंने फ़ोन भी ट्राई किया, पर फ़ोन नहीं लगा। वह डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर हॉल में इधर उधर टहल रही थी। तभी आरवी की कही बातें याद आ गई और मन को एक सुकून मिला। लेकिन अगले ही पल मन ही मन सोचा, आखिर कौन है यह लड़का? मुझे इसके बारे में पता करना होगा। आरवी को वह अच्छा लगा, मतलब वाकई वह लड़का अच्छा है, और अगर यह अच्छा लड़का है फिर तो अच्छे से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके घर वालों से मिलकर हमें आगे बात बढ़ानी होगी।
इधर दीपा जी और कुलदीप बाबू भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। दीपा, अगले महीने अपना बेटा 27 साल का होने जा रहा है, तो क्या ख्याल है शादी के बारे में? मेरा तो पूरा ख्याल है। मैं तो चाहती हूँ कि कल शादी हो सो आज हो जाए। तो क्यों नहीं अपनी होने वाली बहू की फैमिली से जाकर मिले, मतलब श्रीमती हेमा जी से, और आगे की बात बढ़ाएं। लेकिन पहले आदर्श से पूछ लेते हैं, उसे कोई आपत्ति होगी तो? उसका बाप हूँ मैं, और मैं उससे पूछकर काम करूँगा। तो आप लंच के टाइम में कल दोपहर में चलेंगे उनके घर पे, तैयार रहिएगा। ओके। इधर आदर्श ने आरवी को घर के सामने कार रोक दी। आदर्श उतरा और डोर खुला तो आरवी भी अपना बैग ले निकली और आदर्श को बाय बोलकर जाने लगे। तो आदर्श ने पीछे से कलाई पकड़कर खींच लिया। यूँ इस तरह कहाँ चली जाने मन? गुड नाइट तो विश कर दो। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। इस तरह नहीं, ज़रा अच्छे से, बोलकर आदर्श झुक गया तो आरवी अपना पैर उठाया और गाल को छूकर गुड नाइट बोलकर तुरंत घर के तरफ भाग गई। और आदर्श ने हंसकर कहा, इससे आगे कब बढ़ेंगे? उसने तुरंत पलटकर कहा, बहुत जल्द, और बैग लेकर उछलते हुए चली गई घर के अंदर। पीछे से खड़ा आदर्श देखकर मुस्कुराता रह गया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।